अब कोई पूजा करना चाह रहा है, उसको सूप लेना है तो बिना आपको दलित के घर पर जाने से सूप नहीं मिलेगा। जातिवाद कहाँ है? अगर किसी को पूजा कराना है, बिना ब्राह्मण का पूजा नहीं हो रहा, जातिवाद कहाँ है? जातिवाद हावी हो जाता है सिर्फ और सिर्फ चुनाव में। अगर आपको मकान बनाना है, बढ़िया मिस्त्री चाहिए, ईमानदार मिस्त्री चाहिए, आपको शेरशाहवादी मुसलमान याद आता है। ग्राउंड में कुछ नहीं है, जातिवाद सिर्फ और सिर्फ है, धर्मवाद सिर्फ और सिर्फ है तो राजनेताओं के पास है। एक्चुअल में अगर आप कहेंगे तो यहाँ नीचे में कोई जातिवाद नहीं है, सिर्फ नेता करते हैं क्योंकि नेता को अपना वोट लेना रहता है। हम लोग या किसी पार्टी से लड़ेंगे या स्वतंत्र कैंडिडेट? देखिए अभी फिलहाल जो हमारी मानसिकता है, जबकि लोकतंत्र में ये काम राजनेताओं का था और राजनेता जहाँ पर गड़बड़ करे उसको दिखाना काम पत्रकारिता का था। अभी नेताओं का दिक्कत ही आ गया कि वो कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। इस वक्त मैं पूर्णिया में हूँ और हमारे साथ एक पत्रकार साहब हैं दोस्तों। वही पत्रकार जो जनहित में जाकर, ग्राउंड में और फील्ड में जाकर गरीब, असहाय, बेबस, मजदूर और लाचार की आवाज उठाते हैं और प्रमुखता के साथ उठाते हैं। न किसी से भय, न किसी से डर, न किसी से पक्षपात, बल्कि निडरता के साथ और बेबाकी से अपनी आवाज को उठाते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है बोलता भारत न्यूज के फाउंडर और संपादक कहिए आशीष मेहता जी हैं। पूर्णिया में हूँ और मुझे जो जानकारी मिली है कि बिहार विधानसभा चुनाव की आशीष जी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। चलिए बहुत बहुत आभार कि आप अररिया की धरती से हमारे धरती पूर्णिया पर आए हैं, इसलिए सबसे पहले तो आपका आभार और आपके देखने वाले जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं ना, उनका हमारी तरफ से, पूर्णिया की तरफ से बहुत बहुत आभार। पत्रकारिता आप कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, क्यों राजनीति में आना चाहते हैं? देखिए आप पहले ही बता दिए, पत्रकारिता का मकसद ही होता है कि दबे कुचले को, जिसके लिए कोई नहीं खड़ा होता है उसके लिए खड़ा होना, वही असली पत्रकारिता है। जबकि लोकतंत्र में ये काम राजनेताओं का था और राजनेता जहाँ पर गड़बड़ करे उसको दिखाना काम पत्रकारिता का था। अभी नेताओं का दिक्कत ही आ गया कि वो कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। वो नेता नहीं है, वो अपने आप को समझ बैठे हैं। जो पहले था ना राजतंत्र, जहाँ पर कि राजा के जैसा बैठना है और उसके बाद काम नहीं करना है, या करना है जनता को धर्म में, जात में या फिर पैसा देकर किसी तरह से बांट के अपना वोट ले लेना है। अगर नेता सही से अपना काम करते तो पत्रकार उसकी खामियां थोड़ी दिखाता, पत्रकार उसका गुणगान थोड़ी दिखाता। वो नहीं काम कर रहे हैं इसलिए उसका खामियां है। वो अगर काम करके सो जाते हैं और उसके बाद पुल गिर जाता है तो उसी को दिखाने के लिए पत्रकार आते हैं। हम लोग चाहते हैं कि समाज बदले, समाज में जो निश्चित तौर पर बदलाव है वो एक पत्रकार करता है। और अगर हम लोग लोकतंत्र का 4 स्तंभ की बात करते हैं, हम लोग चौथा स्तंभ पर आते हैं और उस लोकतंत्र का सबसे बड़ा मालिक है जनता, जिसको मालिक कहा जाता है। और उस लोकतंत्र के तीनों पीढ़ी को आप देखिएगा, वो तीनों का तीनों सैलरीड होता है। और चौथा पत्रकारिता जो है वो अनसैलरीड है, यानी कि लोकतंत्र का अगर कोई मालिक जनता के बाद है तो वो पत्रकार भी है, क्योंकि वो तीनों का कंट्रोलिंग करते हैं। तो हम लोग अब कहिएगा कि अब नेतागिरी में आ गए हैं, तो नेतागिरी और पत्रकारिता दोनों एक दूसरे का ही हैं। जैसे आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है कि लोग जागरूक हों, लोग इस बात को समझे कि मेरा विजन क्या है। कहीं पैसा कमाने के लिए हम नहीं आ गए हैं, कहीं पावर बनाने के लिए हम नहीं आ गए हैं, कहीं कोई गलत करने के लिए नहीं आ गए हैं। बात ये है कि जो निश्चय, जो संकल्प हमने लिया है कि लोगों के बीच में रहना है। हम लोग IT क्वेटर हैं, दिल्ली में नौकरी करते थे, पूर्णिया है अपना, यहाँ पर जो पत्रकारिता था उसके तहत जितने लोग थे जो नहीं सुन रहा था अधिकारी, जो नहीं सुन रहे थे नेता, उसी को न काम पर आए। तो नेता का मतलब लीडरशिप होता है, लीडरशिप का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। हम लोग आज अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो समाज में दिक्कतें हैं, जो बिहार पिछड़ा है, जो पूर्णिया पिछड़ा है, जिस पूर्णिया को जरूरत है, है ना, जिस पूर्णिया को जरूरत है इस समय एक ऐसे लोगों का, एक ऐसे प्रतिनिधित्व का। जैसे हम लोग देखिए जिस पार्क में खड़े हैं इस वक्त, ये एक छोटा सा पार्क है। अगर आप इसको समझिएगा कि एक शहरी जीवन में जहाँ पर लोग अब रूमों में रहते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि हम एक पार्क में आए और जिस पार्क में थोड़ा स्पेस हो, हम अच्छे से बैठकर बात कर सके। ये पार्क जिसकी चौड़ाई मात्र 30 फीट की है जी। अब आप बताइए 30 फीट का ये कौन सा पार्क हुआ? ये तो सिर्फ एक बना दिया गया, क्योंकि पूर्णिया को किस हिसाब से डेवलप करना चाहिए। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। हमारे पास आप पूछिएगा तो एक पर एक विजन है, उसके पीछे रीजन है। विजन हमारे पास इसलिए है क्योंकि हम लोग IT क्वेटर हैं और हमने दिल्ली में पढ़ाई की है, पटना में पढ़ाई किया है, तो मुझे पता है कि पटना और दिल्ली को कैसे डेवलप किया गया है। जो IAS IPS UPSC करके आते हैं ना, तो उसकी ट्रेनिंग भी बाहर क्यों होती है? ताकि आप वहाँ से सीखिए और अपने जिला में अप्लाई करिए। हम लोग दिल्ली से पूर्णिया आए, कुछ सोच के आए थे, यहाँ से थोड़ी कि हम लोग यहीं पर आए यहीं पर आ गए। पढ़ाई हमने बाहर किया, कर्म भूमि हमने यहाँ बनाया। अच्छा, ये आप राजनीति में आ रहे हैं,
किसी पार्टी से लड़ेंगे या स्वतंत्र कैंडिडेट? देखिए अभी फिलहाल जो हमारी मानसिकता है, अगर किसी और आदमी से बात करेंगे या किसी नेता से, तो आप लोग बात करते ही हैं, तो नेता पहला ही सवाल जातिवाद पर करेगा या धर्मवाद करेगा। मुस्लिम को पूछेगा वो बोलेगा भाजपा से डरे हुए हैं, और भाजपा वाले से बोलिएगा तो वो कहेगा मुसलमान खराब है, क्योंकि वो अपना एजेंडा सेट कर चुका है। अगर आपको भाजपा का नेता बनना है, मुस्लिम को करिया दीजिए भाजपा नेता बन जाइएगा, या फिर और किसी का नेता का बनना है तो आप दलित पिछड़ा करिएगा। लेकिन नहीं, हम लोगों का विजन है रोजगार, हम लोगों का विजन है कि जो दलित है, जो महादलित है, जिनके घर में गरीबी है, वो आखिर उठेगा कैसे? उसका एक ही तरीका है, उसको रोजगार देना पड़ेगा। आपके पास भी अगर पैसा आ जाएगा 10,000 5,000 जो भी, ऐसे तो आपका लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो आपका स्टेटस तरीका बदल जाता है। जिस लोगों के लिए नीतीश कुमार ने साइकिल योजना ला दिया, मिड डे मील ला दिया, लेकिन उस परिवार में 10,000 कमाने लायक उसका गार्जियन ही नहीं है, जब उसकी आमदनी 10,000 8,000 है ही नहीं, जब उसके बच्चे को सुबह उठने के बाद खाना मिलता ही नहीं है, जब उस बच्चे को सही से राशन नहीं मिलता है, उस बच्चे को दवाई नहीं मिल रहा है, वो बच्चा जिस रूम में रह रहा है उसी रूम में पूरा लोग रह रहे हैं, दादा दादी बेटा बेटी नाना नानी सब रह रहा है, और वो बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसको पढ़ने में मन लगे? कभी नहीं लगेगा। हम लोगों का प्रयास है कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो कम से कम जिससे वो 8 से 10,000 की नौकरी कर सके, और उसके लिए मेरे पास पूरा प्लान है। प्लान इसलिए है क्योंकि मेरे पास रिज्यूमे है। जिस तरह से हम लोग नौकरी करने निकले थे, एक रिज्यूमे बना के निकले थे। पूर्णिया का हमारे पास रिज्यूमे है, पूर्णिया का बायोडाटा इस हिसाब से है कि पूर्णिया को अगर, क्योंकि देखिए हर एक एरिया का समस्या, हर एक एरिया की स्थिति परिस्थिति अलग होती है। पूर्णिया वो स्थिति परिस्थिति में आ चुका है कि अब ये बड़े सिटी की ओर, स्मार्ट सिटी की ओर जाने के लिए अग्रसर है, और यहाँ पर अभी भी में लेबर क्लास लोग हैं, अभी भी लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, अपर क्लास लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये पूर्णिया चारों ओर से हाईवे से कनेक्टेड है। चारों तरफ आपको बड़ा बड़ा हाईवे दिखता है। जब आप पूर्णिया टू कटिहार जाते हैं, इसके लिए धन्यवाद यहाँ के प्रतिनिधि को नहीं देंगे, नितिन गडकरी को देंगे, क्योंकि मंत्रालय हाईवे बनाता है। और हरड़िया पूर्णिया से हरड़िया जा रहा है वो भी मंत्रालय का है। यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि का योगदान नहीं है। अगर यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि का योगदान होता तो लाइन बाजार जो भयानक जाम लगता है, आपका पेशेंट अररिया से आता है 2,000 लेके और 1,000 उसको चलान में चल जाता है, 1,000 कम बोल दिया, ज़्यादा ही चल जाता है। पता चलता है कि लोग रोगी दिखा लेते हैं और दवाई नहीं ले पाते क्योंकि वो पैसा कहाँ चला गया? चलान में। तो उसको मिटाएगा कौन? आपने जब पूर्णिया डेवलप नहीं हुआ था तो आपके लोगों ने मकान बना दिया, पार्किंग नहीं बनाया। तो अब पार्किंग के लिए अगर फ्लाईओवर का निर्माण होगा यहाँ पर, एक भी बार यहाँ के विधानसभा में अगर यहाँ के विधायक इस बात को उठा देंगे कि एक फ्लाईओवर होना चाहिए, ताकि जिसको मधुबनी जाना है, फोर्ट कंपनी जाना है, बस स्टैंड जाना है, वो अपना ऊपर पर चल जाएगा। जो नीचे यानी कि लाइन बाजार जाना है वो नीचे के माध्यम से जाएगा, वहाँ पार्किंग भी हो जाएगा और जाम भी नहीं लगेगा। लेकिन ये विजन किसी के पास नहीं है। उसके अलावा समझिए, पूर्णिया हो या अररिया हो, ज़मीन सरकार के पास आज भी बहुत है, लेकिन उस ज़मीन को, जैसे गांव में आप बहुत जगह पर देखते होंगे, आप अच्छे हैं, होशियार हैं, तो अपना माइक कैमरा के बदौलत कम से कम अपना परिवार चला रहे हैं, अपना नाम प्रसिद्धि कर रहे हैं। आपके गांव में भी ऐसा होगा जिसके पास 20 बीघा ज़मीन होगा, लेकिन वो फिर भी ऐसा ही रहता होगा, झोपड़ी में रहता होगा। वो माइंडसेट का तरीका है। अगर आपके पास बियाडा में जो खाली ज़मीन आप बहुत सारा देख रहे हैं, या ऐसा ज़मीन देख रहे हैं जिसको अतिक्रमण करके रखा हुआ है, ऐसा ज़मीन देख रहे हैं जो ऐसा ही पड़ा हुआ है, कोई भूमाफिया उसको धर लिया है। अगर आप, क्योंकि गुलाबाग एशिया का सबसे बड़ा मंडी है, सब बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, यहाँ पर अडानी को दिया जाता है गोदाम बनाने के लिए। अगर आप गुलाबाग के आदमी को आमंत्रित करते हैं कि हम आपको सस्ता रेट में ज़मीन मुहैया कराएंगे, आपका जो बियाडा में 99 साल का एग्रीमेंट होता है, हम एग्रीमेंट पर आपको गोदाम बनाने की ज़मीन दे रहे हैं, हम कोल्ड स्टोरेज के लिए ज़मीन दे रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज यहाँ सिर्फ आलू का है, वो भी प्राइवेट आदमी चला हुआ, सरकार का एक भी है? आप सुने क्या सरकार का कोल्ड स्टोरेज? मैं तो सुना नहीं है। प्याज का कोल्ड स्टोरेज है? प्याज का तो प्राइवेट आदमी का भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अगर आपका जो सब्जी, जो यहाँ के किसान, क्योंकि सीमांचल और सीमांचल का ये पूर्णिया सब्जी बहुत अच्छी उपज होता है, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको सेम डेट मार्केट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अगर ये कोल्ड स्टोरेज होता तो शायद ये सब्जी स्टोर करके आप उसको किसी और प्रदेश में जाकर बेच सकते थे, नेपाल में बेच सकते थे, बंगाल में बेच सकते थे, हरियाणा में, झारखंड में, दिल्ली, जहाँ पर सब्जी उत्पादन नहीं होता वहाँ बेच सकते थे। लेकिन आपके पास कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम नहीं है। उसके अलावा आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि उस फसल का उत्पादन बढ़िया हो। हमारे यहाँ पर सबसे अधिक मखाना उत्पादन होता है, हमारे यहाँ पर मक्का उत्पादन होता है, हमारे यहाँ पर और भी कई फसलें, केला उत्पादन होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक भी प्रोसेसिंग यूनिट है क्या? एक भी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए, जब ये हाईवे, जिस हाईवे से पूर्णिया से चढ़ के हम लोग दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, अगर वही हाईवे को आप देखेंगे तो वही हाईवे वापस से भी इधर आता है। अगर आप इन्वेस्टर को बुला के पूर्णिया का रिज्यूमे बना के आप बड़े बड़े इन्वेस्टरों के पास जाएंगे, जो प्रतिनिधि का काम था कि सर हमारे पूर्णिया में सब कुछ है, क्लाइमेट भी मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा,
बाढ़ सुखाड़ है अमौर में है, बायसी में है, लेकिन पूर्णिया सदर में नहीं है। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग खुशहाल होंगे, उनका बच्चा भी पढ़ेगा, उनकी स्थितियाँ भी बदलेगी। और जो पूर्णिया आज डेवलप्ड है, विकसित नहीं है उतना, और उसके अलावा ये स्मार्ट सिटी भी नहीं है। एयरपोर्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं, चलिए एयरपोर्ट जब आ जाएगा कम से कम उस वक्त तो खुशी मिलेगी। पूर्णिया के अलावा जो बिहार का पटना के अलावा 4 जिला था वो मेट्रो के लिए अप्रूव्ड हो गया, लेकिन पूर्णिया मेट्रो के लिए अप्रूव्ड हुआ नहीं। तो कम से कम ऐसा अगर ये चीज़ हो जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाए कि पूर्णिया को भी हम लोग मेट्रो सिटीज़ में ला देंगे, तो कहीं ना कहीं एक अलग कल्पना कर सकते हैं। और कभी लोग कहते हैं पूर्णिया को बनाएंगे उपराजधानी, क्या ऐसा उपराजधानी बनेगा? सीमांचल यहाँ से, हम लोगों के यहाँ से 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर पटना है, लोगों को कितनी कठिनाइयाँ होती है, बसें नहीं है। और पूर्णिया से आपको पता होना चाहिए मात्र एक जंक्शन है, पूर्णिया जंक्शन, मात्र एक ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से चलकर पटना जाती है, दिल्ली जाती है। अच्छा नेताजी, एक सवाल होगा, रंगभूमि मैदान में जब गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कह दिया था कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, लेकिन अब तक नहीं बना, इस पर कुछ कहिए। देखिए, जानकारी का उनको अभाव था, क्योंकि होता क्या है, आप जैसा देखते हैं आपको वैसा ही फील होता है। यहाँ पर तो लोग अगर चार्टर्ड प्लेन से उतरेंगे तो उनको गरीबी यही लगेगा कि हमारे पास और बड़ा कहे नहीं प्लेन है, वो उतरे चार्टर्ड प्लेन से, तो उनको समझ में आया कि जब हमारा प्लेन उतरा इसका मतलब एयरपोर्ट पे हवाई जहाज उतर रहा होगा। उनको ये नहीं पता था कि आप जो उतरे तो आप VVIP थे, आपके लिए प्लेन क्या बहुत कुछ आपके लिए नया नया एयरपोर्ट बन जाएगा। लेकिन जो आम पैसेंजर थे उनके लिए एयरपोर्ट अभी तक चालू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अब प्रयास किया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि जो मसला है वो सॉल्व हो रहा है। लेकिन उस एयरपोर्ट पर हम लोगों ने भी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग भी समझिएगा और जो लोग देख रहे प्रयास करिएगा। एयरपोर्ट में भी एक बड़ा खेला हो गया जो नेता खेलते हैं एयरपोर्ट में, या यहाँ के जो उस समय थे अधिकारी, उन्होंने भी खेल क्या कर दिया कि जिधर से हाईवे गया हुआ है और ये बड़ा हाईवे बन गया है पूर्णिया से पटना जाने के लिए, अब 200 किलोमीटर में ही आप पूर्णिया से पटना पहुँच सकते हैं। और धमधा वाली रोड अब चौड़ी भी होगी, और वहाँ पर कुछ 5 जो है ऐसे बड़े बड़े किसान, मत कहिए उसको, 5 बड़े बड़े जमींदार हैं जिनके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, लेकिन उस ज़मीन में पीछे लिया जा रहा था किसानों का जिनके पास कट्ठा में ज़मीन है, जो खेती ही करते हैं। लेकिन सरकार के अधिकारी ने ये कहा कि वो ज़मीन बढ़िया है इसलिए उसको ले लो, और जो आगे ज़मीन वो दलदल ज़मीन उसको छोड़ दो। और इसी कारण से वो लोग केस कर दिए थे, हाईकोर्ट मामला फंसा हुआ था। अब उसको प्रयास किया जा रहा है। अब अभी भी मुआवजा का राशि बढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि जो किसान ज़मीन को बेच देंगे या जो सरकार अपने अंदर ले लेगी, उसके बाद वो किसान कहीं जाके ज़मीन खरीद नहीं पाएगा। लेकिन मुआवजा बढ़ाया नहीं गया, उल्टा जबरन कई लोगों पर SC ST केस कर दिया गया, और डरा धमका के अब प्रतिनिधि जो हैं, सरकार के प्रतिनिधि जो हैं, वो चाह रहे हैं कि वो लोग अगर खाली कर दिए तो ठीक है, नहीं खाली करेंगे तो जबरन उनके ज़मीन पर अब एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। चलिए, कम से कम एयरपोर्ट काम शुरू होगा, लेकिन आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, आप उनको कम से कम उस एयरपोर्ट के अंदर जो जिस कैटेगरी का है, अगर मैट्रिक पास किया हुआ तो मैट्रिक वाला ही रोजगार दे दीजिए, इंटर पास किया तो इंटर वाला रोजगार दे दीजिए, ऑनर्स पास किया तो ऑनर्स वाला रोजगार दीजिए। ठीक है मैनेजर, ऐसे भी देखिए हमारा देश अब पुराना अंग्रेज, कोई अंतर नहीं शासन में। आपके यहाँ का ऐसे भी DM जो है सब तो दूसरे राज्य का आके रहता है। आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी में सबसे जो सीनियर मैनेजर है वो दूसरे राज्य का ही रहेगा। मैक्सिमम टोल का मैनेजर आप देख लीजिए हरियाणा का है, मध्य प्रदेश का है। कोई भी बड़ा पोस्ट पर अभी भी आप ये देख लीजिए कुछ ही लोगों का कब्जा है, और जितने भी लोग हैं सब कंट्रोलिंग बाहर से ही हो रहा है। हम लोग तो सिर्फ अंग्रेजों के शासन काल जैसा था ना, वैसा ही आज भी है। जो ओरिजिनल लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, वो आज भी नहीं है, ना ही पहले था। पूर्णिया के लोग क्या अनुमान लगाएं कि अगला विधायक जनसुराज का होगा? देखिए, ये तो जनता का फरमान होगा, जनता तय करेगी कि किसको विधायक बनाना है, किसको क्या बनाना है। लेकिन हम लोगों का फिलहाल ये है कि जनता के दिल में हम रहें, वो सबसे बड़ा मसला है। विधायक बनना पहला मसला नहीं, मसला ये है कि पूर्णिया का एक एक बच्चा, पूर्णिया का एक एक गरीब, पूर्णिया का एक एक लोग जो है उसको ये लगे कि मेरे लिए सोचने वाला कोई एक आदमी है। पहले भी सोचते थे, लेकिन पहले एक अलग माध्यम था, माइक के माध्यम से, माइक अब भी है, लेकिन उसमें धार जो है और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब लीडरशिप जनरेट हो गया है। सांसद बनना, विधायक बनना वो एक पर्टिकुलर पोस्ट को दिखाता है, लेकिन लीडरशिप क्रिएट करना वो एक चीज़ को दिखाता है कि समस्या आपकी है और आपकी समस्या को हम अपना समस्या बनाकर उसको जो है सामने दिखाएं। देखिए सर, एक पत्रकार चला था नेता बनने, अभी कहीं का नहीं है, सोच के कदम उठाइएगा। देखिए, पत्रकार वो जिसकी बात कर रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम लोग नाम भी ले लेते हैं मनीष भाई के लिए। तो मनीष भाई में पहले एक क्रांतिवीर सोच था, लेकिन जैसे जैसे वो राजनीति की तरफ चले गए तो उसके बाद होता क्या है कि अगर आपकी प्लानिंग ना हो
और आपको सक्सेस मिल जाए, उस सक्सेस को आप अधिक देर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्लो मीडियम पेसर आदमी हैं, जैसे आप कछुआ और खरगोश का कहानी सुने होंगे, कछुआ को ज़्यादा मतलब रफ्तार नहीं था, खरगोश को रफ्तार था। खरगोश को लगा कि कछुआ तुमसे कुछ नहीं कर पाएगा और इसी कारण से कछुआ की जीत हुई, ये कहानी सब लोग जानते हैं। तो उनके पास प्लानिंग का कहाँ पर क्या अभाव हुआ, लोग उनके साथ थे और वो किसी एक धारा को लेकर चल रहे थे। लेकिन हमने अभी भी क्या बोला कि हमें ठीक है, जो लोग अभी दबे हैं, कुचले हैं, दलित है, महादलित है, मुस्लिम है, जिनके के साथ अत्याचार हो रहा है, जो इसकी स्थितियाँ बहुत अभी दयनीय है, लेकिन उसमें से एक समाज को हम लोग बड़ा धन्यवाद भी देंगे, जिस समाज को हमने आँखों से देखा है, अपने मेहनत से, शेरशाहवादी समाज को हमने देखा अपने मेहनत से समाज में एक मुकम्मल स्थान हासिल किए हैं। अगर हम लोग पहले देखते थे शेरशाहवादी मुसलमान को देख लीजिए या महादलित को देख लीजिए, दोनों की स्थितियाँ एक ऐसी थी, जो हिंदू से महादलित आते हैं। लेकिन शेरशाहवादी समाज आज इतना मेहनत किया, आप मैक्सिमम अच्छे काम मतलब देखेंगे मकान ढलाई में, क्योंकि मेहनत करते हैं वो लोग। एक तारकुन होता है, तारकुन हम लोग गाँव में देखते थे, बच्चा थे तो हम लोग का बहुत सारा मुस्लिम दोस्त आता था, वो तारकुन का रस निकाल कर गुड़ से उसको शक्कर के रूप में खाता था। और आज आपको कोई मुस्लिम का बच्चा आपको तारकुन खाता हुआ नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद जो मकान का सेंटरिंग वाला काम होता है या कई ऐसे काम है जहाँ पर ये लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग उनको और अच्छा करेंगे, हम लोग उनको अधिकारी बनाएंगे। और उसके अलावा जो महादलित का बच्चा है, उनके आज जो शराबबंदी कानून है या जो शराबबंदी का जो ये ड्रामा है, जिस कारण से वो लोग शराब, जहरीला शराब पीकर आज उनकी स्टेमिना इतनी खराब हो गई कि वो 2 से 3 घंटा काम नहीं कर पा रहे हैं और उनकी स्थितियाँ और बद से बदतर है। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ सरकार है, क्योंकि ये लोग सिर्फ एसी में बैठकर अपना फरमान सुना रहे हैं। जो जेन्युइन होना चाहिए था, उस लोगों को, उन व्यक्तियों को अगर रोजगार दे देते तो शायद उनका बच्चा पढ़ता, उनके बच्चे के अंदर सही संस्कार आता और वो अपने लिए कुछ करता। तो कम से कम उनको उस समाज से सीखने का जरूरत है जो आगे बढ़ा है, और हम लोग उनके लिए और बहुत सारा कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वो समाज और आगे आ जाए। जो शिक्षा का कमी है उसको हम लोग को सबसे पहले जागरूक करना है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात आपने कहा। ये बातें लोग समझेंगे क्या? देखिए, लोग को समझाना ही तो पत्रकार का काम है। नेता तो हमारे जैसा या और की जो सब पहले ठग के जा चुके हैं उस पर तो नहीं समझेगा। तो पत्रकार आप हैं, हम हैं और जागरूक जनता अभी देख रही है, तो कम से कम समझना पड़ेगा। जात धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर जात धर्म से आप ऊपर उठेंगे, रोजगार की बात करेंगे, अगर आपके बच्चे को नौकरी होगा, आपका बच्चा दिल्ली नहीं जाएगा, आपका बच्चा बम्बई नहीं जाएगा, और वो फैक्ट्रियाँ अगर यहाँ आकर काम करेगी तो अपने आप समृद्ध हो जाएंगे। और उसके बाद शिक्षा से चरित्र बनता है, शिक्षा से बोलने समझने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन आपकी स्थितियां जो है ना, वो अगर अर्थ रहेगा, पैसा भी रहेगा, ये देश खुशहाल रहेगा, यहाँ रोजगार रहेंगे, तो आपकी स्थितियां बढ़िया भी हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी का ही जिंदगी अच्छा होता है, लेकिन आपको आर्थिक रूप से संपन्नता, आपका ड्रेसिंग सेंस सिखा देगा, आपको बीमारी से दूर भगा देगा, आपका मन मिजाज खुशी रहेगा। जब ये शहर खुशहाल रहेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो जिस कैटेगरी से पढ़ाई करेंगे, जो जिस कैटेगरी का मेहनत करेंगे, उस हिसाब से उसकी ज़िंदगियाँ बदलेगी। और हम लोग बदलने वाले लोग हैं, क्रांति करने वाले लोग हैं। और जिस क्रांति को हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जो महात्मा गांधी थे सिर्फ पढ़ा है ना किताबों में, उसी तरह का एक और क्रांति है जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है। कुछ लोग ये भी कहेंगे, या आप कहेंगे जल्दबाजी क्यों? तो जल्दबाजी इसलिए भी है कि जब क्रांति हम लोग पढ़ के आए हिस्ट्री में, महात्मा गांधी की चंपारण क्रांति हम लोगों ने पढ़ा, भगत सिंह के बारे में पढ़ा, जेपी आंदोलन भी पढ़ा है, तो मंडल कमीशन भी पढ़ा है, तो आंखों से प्रशांत किशोर का क्रांति देख रहे हैं, जहाँ पर एक आदमी जो पहले राजनीतिक सलाहकार था, जैसे कि चाणक्य थे, और चाणक्य ने भी सलाह दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, रोड पर से उठा के एक साधारण से बालक को बना दिया अखंड भारत का सम्राट। आप सुने होंगे, जानते होंगे। और सबसे स्वर्णिम इतिहास रहा चंद्रगुप्त मौर्य का और सम्राट अशोक का, उनके पोता का। हम लोग भी उसी तरह का, हमारे गार्जियन हैं, चाणक्य हैं, प्रशांत किशोर जी, हम लोग चंद्रगुप्त बनेंगे। और उसके सानिध्य में, क्योंकि उनका सोच रोजगार का है, उनका सोच जाति पाति से ऊपर उठकर है, तो कहीं ना कहीं जाति पाति मायने भी नहीं रखता है। कोई भी आदमी सिर्फ और सिर्फ जाति पाति पता है कब करता है? जब चुनाव का वक्त आता है। ऐसे में सबको सबकी जरूरत होती है, क्योंकि कुछ ऐसे जगह पर है जहाँ पर कि आपको, अगर आप कोई पूजा करना चाह रहा है, उसको सूप लेना है, तो बिना आपको दलित के घर पर जाने से सूप नहीं मिलेगा। जातिवाद कहाँ है?
अगर किसी को पूजा कराना है, बिना ब्राह्मण का पूजा नहीं हो रहा। जातिवाद कहाँ है? जातिवाद हावी हो जाता है सिर्फ और सिर्फ चुनाव में। अगर आपको मकान बनाना है, बढ़िया मिस्त्री चाहिए, ईमानदार मिस्त्री चाहिए, आपको शेरशाहवादी मुसलमान याद आता है। सेंटरिंग चाहिए, शेरशाहवादी मुसलमान। तो जातिवाद कहाँ है? जातिवाद ओरिजिनल ग्राउंड में कुछ नहीं है। जातिवाद सिर्फ और सिर्फ है, धर्मवाद सिर्फ और सिर्फ है तो राजनेताओं के पास है। एक्चुअल में अगर आप कहेंगे तो यहाँ नीचे में कोई जातिवाद नहीं है, सिर्फ नेता करते हैं क्योंकि नेता को अपना वोट लेना रहता है। हम लोग या हमारी पार्टी जनस्वराज उनसे कहीं ऊपर है और स्लोगन भी है जनता का सुंदर राज। एकदम लोकतंत्र के साथ डिफिनेशन है। लोकतंत्र का डिफिनेशन था ना जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। हमारा भी सुंदर सा फॉर्मूला है, जनता का सुंदर राज, जनस्वराज। अच्छा, अंतिम संदेश क्या दीजिएगा अंतिम संदेश पूर्णिया क्षेत्र को? अंतिम संदेश बस यही देंगे हम लोग कि अपने बुद्धि विवेक से, अपने बच्चे का चेहरा देख के और अपना खुद का आप ये देख लीजिए कि बहुत सारे नेता आए जिन्होंने ये कहा कि दलित महादलित इनकी स्थितियां अभी खराब है, हम बढ़िया कर देंगे, लेकिन बढ़िया हुआ नहीं। हम लोग जो कह रहे हैं, प्रशांत जी जो कह रहे हैं, प्रशांत जी का सिंपल कहना है कि हम रोजगार को बढ़ावा देंगे क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टर है, हमारे पास वो लोग हैं जो पैसा लगाते हैं किसी इंडस्ट्री पर और हम उनको खींच के लाएंगे बिहार। हम आपको रोजगार देंगे और बढ़िया होगा। तो जब आपका बच्चा को रोजगार मिलेगा ना, आपका बच्चा जब यहीं रहेगा ना, जब थोड़ा बहुत भी पढ़ लेगा, अधिकारी के तो ऑफिस में घुस के काम करा लेगा। भ्रष्टाचार यहाँ कौन कर रहा है? अधिकारी कर रहा है। अधिकारी भी कौन है? वही गरीब आदमी का ही बच्चा है। राजनेता भी कौन है? गरीब आदमी का। जब वो गरीब आदमी जब पोस्ट पे चले जाता है ना तो उसके बाद वो गरीबी भूल जाता है। वो छोटे घर का बच्चा जब बड़े पोस्ट पे जाता है, वो अपना छोटा घर का आदमी को बुलाता है तो वो मिलता तक नहीं है। उन चीज़ों को बदलना है। हमें अपने ही घर में रोजगार मिले इसका प्रयास करना है। अगर हमें अपने ही घर में रोजगार मिल जाएगा, हम लोग सबल बन जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे, अधिकारी को काम करना मजबूरी हो जाएगा। नहीं तो बाकी ये माइक है, ये घुसाएंगे किसी अधिकारी के मुँह में। चलिए, बाकी बात मेरे साथ आशीष भाई थे, लगातार प्रयास कर रहे हैं क्षेत्र में और वाकई अगर आप इनकी तमाम बातों पर गौर करेंगे जो जेन्युइन मुद्दा है उन पर इन्होंने बात किया। बाकी बात वीडियो को देखने के लिए तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।